नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार आपके सामने दोस्तों हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके, बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम लेके आपके सामने आया हूँ। और वो टॉपिक है या वो प्रोग्राम है हमारा कि संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि चाहे वो आप किसी भी एग्जाम में बैठे, आजकल देखिए जीके का पेपर का जो स्तर है, वो जीके एंड जीएस का जो स्तर होता है वो किसी भी एग्जाम, चाहे छोटी से छोटी एग्जाम हो, चाहे बड़ी से बड़ी आईएएस की एग्जाम हो, हर एग्जाम में वो क्वेश्चन टफेस्ट भी पूछे जाते हैं, सिंपल भी पूछे जाते हैं। तो एक समग्र ऐसा प्रोग्राम लेकर के, एक ऐसी व्यवस्था लेकर के, प्रश्नोत्तरी की एक सीरीज लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आपके लिए ना केवल आईएएस के एग्जाम में, बल्कि मैं कहता हूँ कि कोई भी कांस्टेबल, पटवारी या कोई भी एग्जाम जो होती है, छोटी से छोटी एग्जाम होती है, उसमें सभी में वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और आपको आपकी तैयारी का आकलन करने में, तैयारी किस दिशा में करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस सब में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, यहाँ जो सीरीज में लेके आया हूँ, ये नियमित रूप से आप लोगों की सीरीज चलेगी और लगभग 1100 क्वेश्चन या उससे भी प्लस क्वेश्चंस जो है हम लोग इस सीरीज में लेके आए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली सालों में जो विभिन्न एग्जाम्स हैं, चाहे वो पीसीएस लेवल की एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी आईएएस लेवल की एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो या टीचर ग्रेड की एग्जाम हो, हर एग्जाम का लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल करने का कोशिश किया गया। पिछली विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया। साथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने की संभावना बनती है, उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा और किया गया है। दोस्तों, ये सारा एक सामूहिक ऐसा प्रयास है जो जितने भी स्टूडेंट जीके और जीएस की तैयारी करने वाले हैं, चाहे भले से वो ऑप्शनल की भी तैयारी करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, उन सबके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सीरीज के साथ, इस प्रोग्राम के साथ में नियमित रूप से जुड़ेंगे और जुड़ करके इससे अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अपनी तैयारी का आकलन करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत और अपनी सफलता के लिए इन क्वेश्चनों का योगदान जो है सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा भी प्रयास ये है कि स्टूडेंट्स के लिए ये जो प्रोग्राम है, ये उनकी जो जीवन की सफलता है, उस सफलता में लाभदायक सिद्ध हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये प्रयास हमारा सफल रहे। तो दोस्तों, आज से शुरू करते हैं हम लोग हमारी पहली जो प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज है, उसमें लगभग हम लोग पर डे के 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में, जहाँ भी हमारा होगा लगभग 30-40 मिनट का जो भी सेशन है, उस सेशन में पर डे का हमारे क्लासेज चलेगी। उस क्लासेज में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। एवरेजन 25 क्वेश्चन हम पर डे का लगभग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके। और शुरुआत से ही मैं काम कर रहा हूँ। पहला टॉपिक जो हमारा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, वो होगा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो हर एक, ये सिलेबस किसी पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए नहीं है, ये क्वेश्चंस जो है पूरे ओवरऑल भारतीय संविधान को लेकर के, भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, फिर उसके बाद में उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप होता है संविधान का, जो कि राज्य व्यवस्था के रूप में या शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, उन सबके टॉपिक्स को, अधिकांश टॉपिक्स को इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। और इन सभी टॉपिक्स को समाहित करते हुए हम लोग एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे आपके सामने टॉपिक आया है पहला, भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास से लेकर के संविधान सभा, संविधान के बारे में अनुच्छेद वगैरह, फिर उसके बाद में एक एक पार्ट्स पे लेकर के हम लोग ये मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य, राष्ट्रपति, संसद वगैरह, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा करते हुए एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल मैंने आपको बताया कि टॉप लेवल यानी टफेस्ट लेवल भी होगा और सिंपलेस्ट लेवल भी होगा। हर तरह के फैक्चुअल भी होगा, कॉन्सेप्चुअल भी होगा। सारे एस्पेक्ट्स को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनाने की मैंने कोशिश की है। पिछली सालों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पे समाहित करने की कोशिश की है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। दोस्तों, इसके साथ जुड़े रहिएगा, सीरियसली इसको पढ़िएगा, आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की पटकथा को हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम देखें
तो भारत के संवैधानिक विकास को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों? 2 पार्ट में। आप सब जानते हैं, थोड़ी बहुत आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो संवैधानिक विकास की कहानी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित किए गए ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, यानी अंग्रेज हमारे देश में आए थे और वो एक व्यापारी बन के आए थे, और उस व्यापारी बन के आए थे तो वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य के रूप में आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में व्यापार करने की आड़ में हमारे देश पे क्या कर लिया, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। हमारे राजा महाराजाओं को आपस में लड़ा करके जो क्षेत्रीय एकता का अभाव या अखंडता का अभाव जो हमारे देश में था, जो बिखराव हुआ करता था, छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां हुआ करती थी, इनको आपस में लड़ा करके और अपना हितों को सीधा किया और सैन्य शक्ति को अपनी को बढ़ाते हुए धीरे धीरे इन प्रदेशों को जीता और जीतते हुए अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो हमारे देश का शासन चला, देश का शासन जब ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी उस समय ब्रिटेन की संसद ने समय समय पर अधिनियम पारित करके भारत के शासन चलाने संबंधी कानून बनाए थे। तो उनको 1773 से लेकर के 1853 तक के एक्ट माने जाते हैं। ये सारे के सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत की शासन व्यवस्था संबंधी संवैधानिक विकास के अधिनियम के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये अधिनियम जो हैं इनको हम अध्ययन करेंगे, इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे। साथ में हम दूसरा पार्ट, जब 1857 की क्रांति हो गई तो 1857 की क्रांति के पश्चात जो भारत में चेंज आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके और ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में चुनी हुई सरकार होती थी वही अपना देश का शासन चलाने लगी। वहाँ की निर्वाचित सरकार हमारे देश का शासन चलाने लगी। वहाँ की संसद डायरेक्ट रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से हटा दिया और भारत की पूरी शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और ले करके जो शासन चलाया। तो ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित किए गए अधिनियम ये 1858 से लेकर 1947 तक जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक के अधिनियम, उनसे संबंधित क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित किए गए ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन, इस टॉपिक से संबंधित पहला क्वेश्चन, यानी कंपनी के शासन हेतु पारित किए गए अधिनियम, जो मैंने अभी भी आपको बताया। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, आपको जानकारी होगी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था सबसे पहला एक्ट था 1773 का, और इसके माध्यम से जब ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय हालत खराब हो गई थी तो वित्तीय हालत को सुधारने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से पैसा मांगा, रिजर्व बैंक से पैसा मांगा। तो ब्रिटिश सरकार ने जब वो पैसा देने के लिए विधेयक संसद में पेश किया तो संसद ने पैसा तो दिया, लेकिन साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसकी गतिविधियों पे कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट पारित किया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना जाता है। और इसके माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको सुप्रीमेसी दे दी गई। बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और मद्रास और जो दूसरा प्रांत बम्बई प्रांत होता था, इन दोनों प्रांतों के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। दोस्तों, ये 1773 के अधिनियम के अंदर ये बातें जो है, हम लोग अब अधिनियम जब पढ़ाते हैं बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं तो उसमें ये सारी बातें क्लियर होती हैं। और यहाँ पर पहला जो भारत का पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल, उस समय जो बंगाल का गवर्नर होता था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, उन्हीं को, वॉरेन हेस्टिंग्स को ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के ही बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और उसको हेल्प करने के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया था। दोस्तों, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही ये प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इस एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है ये 1774 में, यानी इस एक्ट के प्रावधानों को 1774 में लागू किया गया। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे
वो एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे इसके पहले अध्यक्ष बने थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। इसका जो पहला चीफ जस्टिस था वो एलिजा इम्पे थे। इसके अलावा 3 सदस्य और थे जो इसमें शामिल हुए थे। टोटल 4 सदस्यों की ये सर्वोच्च न्यायालय का गठन यहाँ पे किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में एलिजा इम्पे की चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस संस्था का यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये बातें सारी क्लियर हुई होंगी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से काफ़ी बार विभिन्न एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी शामिल किया है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 और 2, सूची 1 और 2 इधर है सामने। नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये नियंत्रण परिषद की स्थापना जो की गई थी ये पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से की गई थी, यानी इसका जुड़ जाएगा ये पिट्स इंडिया का भारतीय अधिनियम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी, तो ये इससे जुड़ जाएगा। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अभी जब हमने बताया ये नियामकीय अधिनियम, कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में नियामकीय अधिनियम भी कहते हैं, 1773, ये इससे जुड़ जाएगा दोस्तों। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने के लिए अनुमति, ये 1813 के एक्ट में किया गया था, यानी अंग्रेजी जो ब्रिटिश मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी जो होते थे, उनको भारत में आकर के अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई थी। ये एक्चुअल में बात ये थी कि भारत में संस्कृति जो अपन कहें एक सांस्कृतिक डोमिनेंस दिखाने का एक तरीका था। अंग्रेजी शिक्षा की आड़ में ये ईसाई जो धर्म अनुयायी होते थे, जो हिंदू लोग थे, हिंदू लोगों का मिशनरीज में यानी ईसाई धर्म में कन्वर्जन का प्रयास किया जा रहा था। ये ब्रिटिश सरकार की एक अपनी चाल थी। ये अंग्रेजी शिक्षा का, अंग्रेजी संस्कृति का, अंग्रेजी मूल्यों का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, ये ईसाईयत को बढ़ावा देना चाहते थे। तो ये प्रावधान जो है चार्टर एक्ट 1813 में किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, कानूनी सदस्य यानी विधि सदस्य की नियुक्ति 1833 में की गई थी। पहले कानूनी सदस्य या विधि सदस्य जो है लॉर्ड मैकाले साहब को इसमें बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले का भारत के संबंध में बड़ा नाम है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे ही मैकाले समिति का गठन किया गया था। और मैकाले समिति जो है, उस मैकाले समिति की रिकमेंडेशंस के आधार पे भारत में योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली वगैरह जो है ये शुरू की गई प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पे। और यही मैकाले साहब जो है विधि सदस्य के रूप में 1833 के एक्ट में इनको शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आप इसको मैच कर सकते हैं, यानी पहले का 2 यानी इसमें से या इसमें से होगा। पहले का 2, दूसरे का 1 हो गया। यहाँ पे ये 1 होगा ही नहीं, तो ये यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट ही हो गया, ये आंसर हो जाएगा। सी में 3 आप देख लीजिए, सी में 3 हो गया। और डी में 4 आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इससे आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आपको ये सब चीज़ें जो हैं पढ़ने के संबंध में आपको मेरा मानना है कि अब हम क्लास जो पढ़ा रहे हैं उस क्लास के संबंध में आपको ये भी बात स्पष्ट हो रही होगी, ये बात क्लियर हो रही होगी कि टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। मैं आपको आगे बताता भी जाऊंगा। आप जब भी क्लास में मेरी में बैठें तो उस क्लास में बैठने से पहले एक बार, जैसे मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अधिनियमों को पढ़ा रहा हूँ तो इनके क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, तो आप इनका पूरा अधिनियम 1773 से लेकर के 1853 तक के अधिनियमों को सारों को पढ़ के आएँ, या अपन कहें कि 1947 तक के सारे अधिनियमों को पढ़ लें, ताकि क्वेश्चंस जो हैं उनको हम सॉल्व कर पाएँ। ताकि आप लोग पढ़ के आएंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी। आपके जो भी नोट्स हैं, जिस भी कोचिंग में पढ़े, जो भी किताब पढ़िए, कुछ भी जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करें और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट इसमें होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तीसरे क्वेश्चन पे अपन आते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर
ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। दोस्तों इसके बारे में बताता हूं आपको कि आप लोगों को जानकारी होगी कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट 1813, इसमें ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटेन में बैठी हुई जो सरकार थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन चला रही थी। देखिए भारत पे दो तरह से शासन चल रहा था। एक तरफ तो ब्रिटेन की सरकार यानी संसद के माध्यम से अधिनियम पारित करके कंट्रोल करती थी किस पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करती थी भारत के ऊपर। तो ये जो बात है भारत के ऊपर कंट्रोल करती थी, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों पे कंट्रोल रखने वाली संस्था कौन थी? ब्रिटिश सरकार। कौन थी? ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार वहाँ ब्रिटेन में बैठे हुए, भारत के अंदर जो बैठे हुई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके ऊपर कंट्रोल रखती थी। तो ये कंट्रोल रखने का सिस्टम जो था, ये विभिन्न एक्टों के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784, 1793 और फिर चार्टर एक्ट हर 20 साल बाद में आता है, और वो 1793 के बाद 1813 में चार्टर एक्ट आया था। और इसके माध्यम से धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी कि अपने प्रभाव को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ज़्यादा बढ़ा रही थी, भारतीय साम्राज्य पे ज़्यादा स्थापित कर रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पे ज़्यादा कंट्रोल स्थापित कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो क्षेत्र अधिकार है, उन क्षेत्र अधिकारों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रही थी, वो उस पर ज़्यादा कंट्रोल स्थापित कर रही थी, जिससे कि भारत के साम्राज्य पर ब्रिटेन की सरकार का ज़्यादा नियंत्रण स्थापित हो सके, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को कम कर रही थी। तो एक तरह से यहाँ पर इसको व्यापारिक संस्था के स्थान पर राजनीतिक संस्था के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रही थी। कौन? ब्रिटेन की संसद। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की संसद जो है, ब्रिटेन की संसद इस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के बजाय एक राजनीतिक यानी एक शासन चलाने वाली कंपनी के रूप में, अपने एक एजेंट के रूप में कन्वर्ट करना चाहती थी। इसके लिए 1813 तक आते आते इन्होंने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार सारे के सारे समाप्त कर दिए थे। और व्यापारिक अधिकार जब समाप्त किए तो उनमें से अधिकांश व्यापारिक अधिकार पर एक अधिकार, पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी तो चीन, भारत, चीन और जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, उसके साथ में ब्रिटेन की और कोई कंपनी इंडिया में आकर के, या चीन के साथ में, या फिर दक्षिण एशियाई देश जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बर्मा है, इन देशों के साथ व्यापार जो करने के मामले में अन्य कंपनियों को अलाउ नहीं था। ये एकाधिकार केवल और केवल किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। अब इस एकाधिकार को धीरे धीरे समाप्त किया गया। दूसरी कंपनियों को भी यहाँ पे काम करने का, इन क्षेत्रों में व्यापार करने की, व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने की इजाजत दे दी गई। केवल और केवल चीन के साथ में व्यापार और भारत में चाय संबंधी जो व्यापार था, ये प्रॉफिटेबल व्यापार था। चाय का व्यापार और चीन देश के साथ में व्यापार, चीनी नहीं है दोस्तों, चीन के साथ, चीन देश के साथ में व्यापार, और भारत में चाय का व्यापार, इन दोनों पर एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। बाकी के एकाधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। यानी ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी आकर के, अन्य संस्थाएं, अन्य लोग भी आकर के यहाँ पर भारत में अन्य मामलों में, कपास हो, जूट हो, मसाले हो, किसी भी रबड़ हो, हर मामले में व्यापार कर सकते थे। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी व्यापार कर सकते थे। चीन के साथ और भारत में चाय संबंधी जो व्यापार था, उस पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और ये किया गया था कौन सा? चाय और चीन के साथ व्यापार के अलावा बाकी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के अधिनियम के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहा है, इसकी भी चर्चा हमने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? दोस्तों इसमें वही 1813 का अधिनियम है। ये क्वेश्चन वापस दूसरे तरीके से थोड़ा पूछा है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चार्टर एक्ट संबंधी क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा इसलिए भी लिए हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करिए, देखिए क्या कह रहा है ये।
उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? सही वाले कथन ढूंढने 1813 के संबंध में सही वाले कथन कौन से हैं? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल कथन सही है ये। अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके इस पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा, बाकी के अन्य व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यही बात ये कहता है, ये बात सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। ये भी बात सही है। यानी जो सुदृढ़ता है, मैं कह रहा था आपको, मैं वही बात बताना चाह रहा था कि ब्रिटेन की संसद जो है अधिनियमों के माध्यम से अपना कंट्रोल को, अपने अधिपत्य को भारतीय साम्राज्य पर मजबूत किए जा रही थी। ये भी काम इस अधिनियम ने किया। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। दोस्तों, भारत का राजस्व जो है ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। पूरी तरह से ये ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था। इसमें जो आंसर होगा वो एक होगा, 1 और 2 आंसर होगा इसमें। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 1 और 2 इसमें सही है, क्योंकि इसमें भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं, पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार था, तो वो अपना लाभ जो है वो ले रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी ले रही थी। तो राजस्व पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था, ये बात तय है। दोस्तों, ये ब्रिटिश संसद के जो नियंत्रण में आया था, ये धीरे धीरे आया था, स्टेप बाय स्टेप आया था। 1858 में पूरी तरह से ये चीज़ें इनके नियंत्रण में आई थी। तो क्वेश्चन के अंदर जो सही पूछा है, तो पहला और दूसरा पॉइंट्स यहाँ पे सही होगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? दोस्तों, 1833 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1853 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। दोस्तों, किसने बनाया? यानी भारतीय लोगों को इसमें भागीदारी की बात की जा रही है। भारतीय लोगों को एक तरह से देखा जाए कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हद तक हिस्सा लेने की बात की गई। तो कुछ हद तक हिस्सा लेने संबंधी जो प्रावधान है, ये प्रावधान दोस्तों 1833 के एक्ट में किया गया था। 1833 के एक्ट में इसको कुछ हद तक भारतीय लोगों को यहाँ पर प्रशासन में भागीदारी करने की इनडायरेक्ट रूप से दिया गया था। एक नाम मात्र का था, दिखावा मात्र था, वो कोई स्पेशल इसमें बात नहीं थी। इस एक्ट को हम पढ़ते हैं तब इसकी गहराइयों में हम जाते हैं, तब उसकी हम चर्चा वहाँ पे करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया, 1833 के एक्ट में पहली बार ये काम किया गया। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि ब्रिटिश ताज के अधीन, किसके अधीन? ब्रिटिश ताज के अधीन जो है जो भी कानून पारित किए गए ब्रिटिश ताज के अधीन, यानी 1858 का एक्ट, 1858 से लेकर 1947 तक के जो एक्ट हैं, उनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, उनकी चर्चा करें। तो यहाँ हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इस अधिनियम के 1861 के अधिनियम की बात कर रहे हैं दोस्तों। 1858 के कुछ समय बाद में 1861 का अधिनियम आया था, कुछ समय बाद ही आ गया था, क्योंकि 1858 का अधिनियम जो है वो जल्दबाजी में पारित किया गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति को दबाया गया था और रिफॉर्म की अपेक्षा भारतीय जनता को थी, और ये शो करना था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया 58 के एक्ट के माध्यम से। अब ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश ताज का डायरेक्ट शासन भारत में आ गया। ब्रिटेन की चुनी हुई सरकार भारत का शासन चलाएगी, जो जेंटलमैन सरकार मानी जाती थी। अब वो भारत के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेगी, ऐसा भारत के लोगों ने उम्मीद की थी, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। तो जल्दबाजी में, क्योंकि म्यूटनी की इफेक्ट को दबाने के बाद में तुरंत आनन फानन में ये 1858 का एक्ट पारित किया गया था। अब इसको और बेहतर करने के लिए जो अपेक्षाएं पूरी 1858 के एक्ट ने नहीं की थी,
उसको पूरा करने के लिए पहले से ही कहा गया कि जल्दी ही दोबारा एक संशोधित एक्ट लाया जाएगा जिसमें भारतीय लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी, ऐसा कहा गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1861 का अधिनियम आया था, लेकिन इसमें भी भारतीय लोगों की जो अपेक्षाएं थीं वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई थी। तो 1861 के एक्ट के संबंध में क्या क्या बातें हैं? इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। नहीं, 7 नहीं थी, ये 5 ही थी। ये 5 ही थी, बाद में इसको बढ़ाया गया था, 6वां सदस्य 71 में जोड़ा गया था। विधि निर्माण के लिए, ये गलत है सेंटेंस, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12, 6 से 12 सदस्य। बिल्कुल विधि निर्माण करने की जो एक्चुअली गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, कार्यकारी परिषद थी, अब उसके 2 काम हो गए। एक तो शासन चलाने संबंधी जो कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल के रूप में काम करे, और दूसरी तरफ विधायिका के रूप में काम करे। विधायिका के रूप में काम करेगी तो वो कानून, संसद की तरह काम करेगी, कानून बनाएगी। तो यहाँ पर बात करें कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की, यानी विधायिका के रूप में, जब विधायिका के रूप में काम करेगी तो कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं उनमें 6 से लेकर के 12 अतिरिक्त सदस्य इसमें जोड़ दिए जाएंगे। यानी विधायिका यानी संसद की तरह काम करेगी तो 6 से लेकर 12 एक्स्ट्रा सदस्य कार्यकारी परिषद में जुड़ेंगे कानून बनाने के मामले में। और जब कानून नहीं बनाना, देश का शासन चलाना, तो गवर्नर जनरल, जिसको वायसराय कहा जाता था उस समय पर, उस वायसराय को सलाह देने के लिए जो कार्यकारी परिषद थी, वो कार्यकारी परिषद के सदस्य इसमें भाग लेते थे। जो 5 सदस्य होते थे वही इसमें भाग लेते थे, 6 से 12 सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन जब कानून बनाना है, विधि बनानी है, संसद की तरह काम करना है, तो उसमें 6 से 12 सदस्य उसमें शामिल होते थे। तो ये पॉइंट सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, यानी प्रांतीय और केंद्रीय विषय सब यहाँ पर उस टाइम पे 1861 में सेम ही थे, इनमें कोई अंतर नहीं किया गया था। सूचियां नहीं बनाई गई, केंद्र सूची या राज्य सूची, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया था, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 2 और 3। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर होगा 2 और 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ये क्वेश्चन शायद, आई थिंक, मुझे ध्यान आ रहा है कि IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, IAS लेवल का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा गहराई से पूछा गया है। आपको अधिनियम के बारे में कितनी गहराई से पता है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? यानी बजट बनाने की शक्तियां जो हैं ये 1861 के अधिनियम के बाद में जो बीच में संशोधन हुए उसी के माध्यम से दे दी गई थी। लेकिन इस पर बजट पर पूरक प्रश्न पूछने संबंधी जो शक्तियां हैं या बहस करने संबंधी शक्तियां हैं, वो शक्तियां जो है 1892 के अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी। कौन से अधिनियम द्वारा? 1892। तो यहाँ 1892 का अधिनियम देखें, भारत परिषद अधिनियम 1861 नहीं, भारत परिषद अधिनियम 1892, ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये अधिकार बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ये प्रश्न पूछ सकते थे, प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी, लेकिन इनको वोट, यानी भारतीय जो सदस्य होते थे ये प्रश्न तो पूछ सकते थे बजट पर, लेकिन इनको मतदान, वोट पर वोट डाल, बजट पर मतदान करने की शक्ति या वोट डालने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। ये इसमें महत्वपूर्ण बात थी। दोस्तों 8वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है। माले मिंटो सुधार, यानी अपन इसको चार्टर एक्ट 1909 का अधिनियम भी कह सकते हैं। चार्टर एक्ट 1909 के माध्यम से इसे जानते हैं, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी हमारे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला गया था और उसी का परिणाम हुआ जो 1906 में भारतीय राजनीतिक आंदोलन जो था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था, उसको कमज़ोर करने के लिए आपको ध्यान होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना करवा करके और बंगाल का विभाजन करवा दिया गया, ताकि हिंदू मुसलमानों को जो राष्ट्रीय आंदोलन की एकता थी उसको धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। अंग्रेज़ों की कूटनीति थी और सलीमुल्लाह खां, आगा खां के नेतृत्व में जो है
मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई और एक अलग राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से अलग करवाई गई। उसी के परिणाम स्वरूप राजनीतिक एकता को, भारतीय लोगों की राजनीतिक एकता और स्वतंत्रता आंदोलन की जो एक यूनिटी थी, एकता थी, उसको कमज़ोर करने के लिए 1909 के अधिनियम के माध्यम से ये एक सांप्रदायिकता का बीज हमारे यहाँ खोला गया था। यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए यहाँ निर्धारित किए गए थे और ये 1909 के अधिनियम में किए गए थे। माल्य मिंटो सुधार के नाम से इनको जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1909 माल्य मिंटो सुधार के नाम से इसका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करें। अगला क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, विधान परिषद से। इसकी व्याख्या जस्ट अभी भी मैंने की है। ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है। पृथक मताधिकार यानी मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार का क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। यानी कुछ पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में जो पर्टिकुलर जाति के लोग थे वो ही मुसलमान हैं, तो मुसलमान ही वहाँ पर कैंडिडेट के रूप में खड़े हो सकते थे और वहाँ पर वोटिंग होती थी। तो इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था धर्म के आधार पर यहाँ पर की गई थी। सीटों के अंदर राजनीतिक सीटों का बंटवारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय शब्द आ रहा दोस्तों, संघीय न्यायालय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल। क्या बोलते हैं? फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। तो फेडरल न्यायालय, संघीय न्यायालय, संघीय शब्द हमारे जो संवैधानिक विकास के क्रम में अगर हम बात करें तो 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935, उसमें संघीय शब्द का प्रयोग किया गया। और जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको पहले संघीय न्यायालय के नाम से जाना जाता था, नई दिल्ली के अंदर जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के माध्यम से हुई थी। इसी को पहले संघीय न्यायालय के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1935 का अधिनियम हम देखेंगे कि 1935 का अधिनियम है या नहीं इसमें। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 नहीं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से ही ढूंढें, उपरोक्त में से कोई नहीं भी इसका आंसर हो सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। 1919 के अधिनियम की बात कर रहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में यानी यहाँ पर आते हुए जो शासन व्यवस्था थी दोस्तों, उस शासन व्यवस्था को दो स्तर में बांट दिया गया था। अपन थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बता दूं, शासन व्यवस्था को, भारत की शासन व्यवस्था के दो केंद्र बना दिए गए थे। आपको पता है, एक केंद्र सरकार और दूसरा प्रांतीय सरकार। राज्य सरकार नहीं कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, प्रांतीय सरकार। तो यहाँ पर क्या किया, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों के अंदर द्वैध शासन स्थापित किया गया। यानी कुछ मामलों में तो गवर्नर जनरल जो होता था प्रांतों का, गवर्नर जनरल या गवर्नर होता था, वो प्रांतों का जो गवर्नर होता था वो अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से, ईसी यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से शासन चलाता था। बाकी के कुछ मामले ऐसे होते थे जिनमें स्वायत्तता दी गई, जिनमें जो चुनी हुई सरकार होती थी जनता के द्वारा, जो विधानसभा के द्वारा जनता वोट देती थी और वोट दे करके एक विधान मंडल या विधानसभा का गठन किया जाता था। उस विधानसभा में बहुमत प्राप्त जो मंत्रिमंडल बनता था वो मंत्रिमंडल शासन चलाता था। तो एक तरह से कुछ मामले में यहाँ पर स्वायत्तता दी गई थी, राज्यों के स्तर पर क्या दी गई, स्वायत्तता दी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। तो यही बात कहना चाह रहे हैं कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना की गई। बिल्कुल द्वैध शासन प्रांतों में शुरू किया गया था। यानी कुछ विषयों पर गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के सलाह पर, या गवर्नर जो प्रांतों का गवर्नर होता था अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह पर काम करता था, और वहीं कुछ मामलों में जो चुनी हुई सरकार होती थी वो शासन चलाती थी।
इसको प्रांतीय स्वायत्ता थोड़ी थोड़ी कुछ हद तक यहाँ पर दी गई थी। भारतीय लोगों को भागीदारी ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम किया गया, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई। ये मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था 1919 के अधिनियम में थी, लेकिन उससे पहले ही 1909 के अधिनियम में ही आ गई थी। कौन से अधिनियम में आ गई थी दोस्तों? 1909 के अधिनियम में ही ये व्यवस्था आ गई थी। तो इसकी भी चर्चा हम देखते हैं क्या कहना चाहता है, ऑप्शन के आधार पर हम इसको तय करेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट दे रखा है, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, यानी पहले केंद्र सरकार ही प्रांतों के लिए कानून बनाते थे, अब उसकी जगह ये यहाँ पर इनको हस्तांतरण कर दिया गया, यानी ये बात भी सही है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर है, इसमें आंसर जो होगा मेरे ख्याल से 2 और 3 होगा, 2 नहीं सॉरी 1 और 3 आंसर होगा इसमें। 2 मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था करना, ये 1909 के अधिनियम में ही हो गया था, ये 1919 के अधिनियम में नहीं हुआ था, इसको कंटिन्यू किया गया था। तो इसमें जो स्पेशली अलग से बात हुई, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है या है? तो ये पहली विशेषता प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना, ये बिल्कुल सही है, पहली बार इनिशिएट किया गया। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का क्या किया गया? हस्तांतरण, ये भी पहली बार किया गया। तो ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये बात 1909 के अधिनियम में ही आ गई थी, इसलिए ये बात सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायरार्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? डायरार्की सिद्धांत यानी द्वैध शासन व्यवस्था किसे बताती है, किस चीज को समझाना चाहती है? द्वैध शासन व्यवस्था केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों की व्यवस्था नहीं, केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों की व्यवस्था द्विसदनीय व्यवस्था कहलाती है, द्विसदनीय व्यवस्था कहलाती है। और ये द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम में लाई गई थी, पहली बार ये व्यवस्था भी 1919 के अधिनियम में लाई गई थी, लेकिन इसको डायरार्की नहीं बोलते दोस्तों। द्वैध शासन व्यवस्था अभी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई, इसको द्वैध व्यवस्था कहती है कि एक ही जगह की शासन व्यवस्था को 2 लोग चला रहे हैं, 2 मुखिया चला रहे हैं, एक तो गवर्नर चला रहा है और एक चुनी सरकार चला रही है। कुछ विषय जो हैं गवर्नर को शासन चलाने के लिए दिए, कुछ विषय इसको दिए, ऐसे करके इसको कहते हैं द्वैध शासन। यानी एक प्रांत की शासन व्यवस्था को या एक केंद्र की एक जगह की शासन व्यवस्था के 2 मुखिया बना दिए गए, शासन चलाने वाले लोग 2 बना दिए गए, इसको अपन द्वैध शासन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट ये नहीं है, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन करना द्वैध शासन नहीं कहलाता, डायरार्की नहीं कहलाती है, ये द्विसदनीय व्यवस्था कहलाती है। 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये भी नहीं है, ये भी द्वैध शासन में नहीं आता, ये सत्ता का विभाजन कहलाता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, 2 शासक समुच्चय बात सही है, लेकिन लंदन में और दिल्ली में होना ये नहीं है, पहले से ही चला आ रहा था द्वैध शासन। दिल्ली और लंदन में 2 शासक बैठने की बात तो पहले से चली आ रही थी, ये भी पूरी तरह सही नहीं है। नेक्स्ट बात आ गई कि प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में बांटना, यानी प्रांतों को जो केंद्र सरकार ने प्रांतों को जो विषय दिए गए थे, उन विषयों को शासन चलाने संबंधी 2 भागों में बांटना, एक गवर्नर जनरल के माध्यम से, एक चुनी हुई सरकार के माध्यम से, द्वैध शासन व्यवस्था कहलाती है, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा हिंट किया था पिछले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। द्वैध शासन व्यवस्था का सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय, प्रांतों को जो केंद्र सरकार ने प्रांत सरकारों को जो विषय सौंपे हैं, यानी राज्य सूची के विषय, प्रांत सूची के विषयों पर 2 व्यक्ति शासन चला रहे, एक तो गवर्नर चला रहा, प्रांतों का गवर्नर चला रहा, और दूसरा वहां प्रांतों की चुनी हुई सरकार चला रही है, उनके लिए जिम्मेदार है, इसको द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों। डी पॉइंट क्या है? प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन होना। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की? निम्नलिखित में से किसने
ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता का जो पूरी तरह से प्रांतीय स्वायत्ता दी गई थी वो 1935 के अधिनियम में दी गई थी और केंद्र सरकार में 1935 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया था। तो आंशिक रूप से केंद्र सरकार के लेवल पे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई और प्रांतों के अंदर जो पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई, यानी प्रांतीय स्वायत्ता दी गई जो पूरी तरह, यानी प्रांत सूची के विषयों पर 100%, यानी जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया। यहाँ पर तो ब्रिटेन के जो नियुक्त ब्रिटिश सरकार के नियुक्त प्रतिनिधि हैं, गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यही शासन चलाएंगे और कुछ मामलों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई, यानी भारत के चुने हुए लोग जो है शासन चलाएंगे। लेकिन अब क्या किया 1935 के अधिनियम में इस डायरार्की को खत्म कर दिया और इसकी सारी शक्तियां इसको हटा करके इसकी जो सारी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां किसको दे दी, उत्तरदायी सरकार को दे दी, यानी प्रांतों के अंदर पूरी तरह स्वायत्ता दे दी गई। प्रांतों का शासन चलाने के लिए, यानी प्रांतों की सूची के विषयों पर शासन चलाने के लिए सारी की सारी शक्तियां प्रांतीय सरकार को दे दी गई, जो जनता के द्वारा निर्वाचित होती थी उसी को सारी शक्तियां दे दी गई। अब गवर्नर जनरल नाम मात्र का हो गया, जैसे वर्तमान में राज्यपाल अपना होता है जो सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है, लगभग वैसी ही चीजें जो हैं वहां पर स्थापित कर दी गई, यानी पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रांतों में 1935 के अधिनियम से की गई। इसी को प्रांतीय स्वायत्ता के नाम से भी जाना जाता है। जबकि केंद्र सरकार में केंद्रीय स्तर पर पहले 1919 के अधिनियम में पूरी तरह से जो है शासन केंद्र सरकार, ब्रिटिश सरकार के अधीन ही होता था, यानी गवर्नर जनरल ही चलाता था, वायसराय ही अपनी कार्यकारी परिषद से चलाता था। अब 1935 के अधिनियम में चेंज कर दिया, इसको तो पूरी तरह से उत्तरदायी यानी स्वायत्त बना दिया और यहाँ पे द्वैध शासन की स्थापना कर दी, यानी वायसराय के माध्यम से और साथ में उत्तरदायी सरकार के माध्यम से। तो द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम में केंद्र में लगा दी और 1919 के अधिनियम में किसमें थी, प्रांतों में थी। वहीं प्रांतों को 1935 के अधिनियम में क्या कर दिया, स्वायत्त कर दिया। तो यहाँ पर ये बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। इसको आपको समझने के लिए हमारी जो भी क्लासेज होती हैं उन क्लासेज को हमें ध्यान से देखना चाहिए। इस अधिनियम को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ में जोड़ करके पढ़ना चाहिए। हम लोग जो पढ़ाते हैं इसमें मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूं तो जो संविधान का विकास होता है, ये विकास को बहुत सारी जो आपकी एग्जाम्स होती हैं उनमें सिलेबस के अंदर 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम मेनली ऐड किया जाता है। लेकिन 1919 और 1935 का अधिनियम तभी समझ में आएगा जब आपको पहले के सारे अधिनियमों की कहानी पता होगी, उनके प्रावधानों का पता होगा, वो प्रॉपर तरीके से तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। और इन अधिनियमों को ज़्यादा बेहतर तरीके से तभी समझा जाएगा जब आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन की कहानियाँ पता है, उस टाइम की जो व्यवस्थाएं पता थी, उस समय की अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिदृश्यों के बारे में आपको जानकारी होगी, उनसे रिलेट करके आपको पता लगेगा कि किन परिस्थितियों में क्यों अधिनियम लाए गए और कैसे इनको लागू किया गया, इनके रिजल्ट क्या रहे, इनकी कमियां क्या रहीं और उनके परिणाम स्वरूप फिर क्या संशोधन किए गए, क्या आंदोलन चले। इन सब की कहानियों को मैं रिलेट करके आप लोगों को बताता हूं, तब जाकर के ये चीज़ें थोड़ा सा प्रॉपर समझ में आती है। अभी बीच में से हम इतना शॉर्ट ही बता सकते हैं, बाकी तो आप लोग जो हैं खुद से पढ़िएगा, खुद से समझिएगा, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि 1900 हम जो बात कर रहे थे, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की। प्रांतीय स्वायत्ता 1935 के अधिनियम ने शुरू की थी दोस्तों। पूरी तरह से प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। जो मैंने अभी भी आपको समझाया वो है 1935 का अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की, क्वेश्चन है शुरुआत प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत करने वाला, ये पूर्ण स्वायत्ता नहीं कह रहा है, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता देने की बात नहीं कर रहा है, ये प्रांतों के अंदर स्वायत्ता देने की शुरुआत करने की बात कर रहा है। तो शुरुआत तो 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन के माध्यम से हो गई थी। इसका आंसर जो है दोस्तों 1919 का अधिनियम होगा, क्योंकि शुरू करने की बात ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की, प्रांतों को कुछ मामलों में स्वायत्ता देने की, यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना
की जो शुरुआत की थी वो 1919 के अधिनियम में हो गई थी, लेकिन पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना, पूर्ण स्वायत्ता की बात जो है 1935 के अधिनियम में आई। तो इसलिए इसका आंसर 1919 का अधिनियम होगा। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की, पूर्णतया प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की, तो ऐसी स्थिति में आंसर होता 1935 का अधिनियम। लेकिन ये कह रहा प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की, प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रांतों को कुछ विषयों पर स्वतंत्र डिसीजन लेने की शक्तियां दी गई, वो 1919 के अधिनियम में, क्योंकि द्वैध शासन के माध्यम से शुरू कर दी गई थी, इसलिए 1919 का अधिनियम इसका आंसर होगा। एग्जैक्टली ये आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। दोस्तों द्विसदनीय विधायिका लाने वाला एक्ट 1919 का अधिनियम है। केंद्र सरकार के स्तर पे जो विधायिका थी उसको दो भागों में बांट दिया गया, एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा के नाम से उसको नाम दिया गया। इसमें सदस्य संख्या भी अलग अलग हुआ करती थी। तो ये 1919 का अधिनियम है जिसमें सबसे पहले ये द्विसदनीय विधायिका लेकर के आए थे। नेक्स्ट बात करें हम, अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई नहीं, यानी वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया था। 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को यहाँ शामिल नहीं किया गया था। कुछ विशिष्ट वर्ग, उच्च वर्ग के लोग थे जो ज्यादा टैक्स देते थे, उनको ही इसमें शामिल किया गया। कुछ ही महिलाओं को इसमें शामिल किया गया, सभी महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार है, ये अधिकार ये 1935 के अधिनियम में सही प्रकार से दिया गया था, कुछ ही महिलाओं को दिया गया था। तो यहाँ 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं, सभी शब्द जो है ये गलत है, ये इसके साथ में मैच नहीं खाता। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, ये बिल्कुल सही बात है। तो 1935 का अधिनियम यानी केवल 2 ही इसमें सही है, बाकी सब गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए और SC ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो 1935 के अधिनियम में की गई थी। ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? तो हम बात करें कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही बात है। भारत में 1919 के अधिनियम के तहत 1922 में सबसे पहली बार इलाहाबाद में, कहां पर? इलाहाबाद में भारत में ICS एग्जाम का आयोजन किया गया था। ICS की परीक्षा जो होती है उसका जो आयोजन किया गया था 1922 में इलाहाबाद में। इलाहाबाद के बाद में दिल्ली में भी इसका आयोजन किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। उससे पहले जो परीक्षा होती थी, भारत में सर्विस करने के लिए परीक्षा लंदन में देने जाना पड़ता था। ICS की एग्जाम जो होती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसकी एग्जाम को देने के लिए लंदन जाना पड़ता था। 1920 के आसपास हमारे सुभाष बाबू जो हैं, सुभाष चंद्र बोस साहब, वो भी लंदन जा कर के चौथी रैंक ICS की एग्जाम के अंदर लाए थे। ये एग्जाम देने के लिए, उनको ICS की एग्जाम देने के लिए, तैयारी करने के लिए वहाँ लंदन में जाना पड़ता था। यानी भारत में सेवा करनी है और एग्जाम देने लंदन में जाओ। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ICS की एग्जाम कंडक्ट कराई जाती थी, उसमें जो सिलेबस अंग्रेजों ने तय कर रखा था उसको पढ़ो ढंग से और फिर उसके बाद में उसमें पास हुए, तब इंडिया में आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। यानी ये एक तरह से इनडायरेक्ट चाल थी कि जो भारतीय लोग हैं वो कम से कम सिविल सेवा में उच्च पदों पर आए। ये बाबू और नीचे वाले पदों पे तो बने रहे, लेकिन उच्च पदों पर जो है भारतीय लोगों की भागीदारी कम हो, इसका एक प्रयास था। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये मांग की जा रही थी बहुत समय से कि भारत में इस परीक्षा का आयोजन हो ताकि भारतीय लोगों को सुविधा हो, इसमें भागीदारी भारतीय लोगों की बढ़े। क्योंकि IAS पद जो है, कलेक्टर का पद बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद होता था, बहुत शक्तिशाली पद होता था। तो इस पद के लिए परीक्षा भारत में होनी चाहिए। तो इस डिमांड को जो है 1919 के अधिनियम में कहा गया कि भारत में भी, ब्रिटेन के साथ में भारत में भी इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। और 1922 में इलाहाबाद में इसको आयोजित किया गया था और इलाहाबाद के बाद दिल्ली सेंटर में लागू किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों
का प्रतिशत यूरोपियनों से अलग अधिक था। ये बात भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि भारत में जब एग्जाम होने लगी तो भारत के लोग अब तैयारी करने लगे, भारतीय सिविल सेवा में भागीदारी करने लगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम देने लगे। अब वहाँ से जो ब्रिटेन में लंदन के लोग थे, अब वो भारत में आकर के एग्जाम देने में उनको दिक्कत होती थी। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि वहाँ जो एग्जाम थी वो एग्जाम में भागीदारी इंडियंस की बढ़ी और यूरोपियंस जो थे उनकी भागीदारी कम होती गई, यानी भारतीयों का वर्चस्व बढ़ता गया। और 1941 तक आते आते भारतीयों का प्रतिशत सिविल सर्विसेज में किसकी तुलना में ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा यूरोपियनों की तुलना में ज़्यादा हो गया। तो ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सही है, भारत में होनी थी। नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही उत्तर। हमने दोनों ही ऑप्शन सही है। 1922 में एग्जाम हुई थी 1919 के अधिनियम के तहत, तो 41 में भारतीयों का प्रतिशत ज़्यादा हो गया था। ये भी बात आपकी यहाँ सही सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? हाँ, 1919 के अधिनियम के तहत जो निर्वाचन हुए थे, एक तो 1926 में 1919 के अधिनियम के तहत पहला निर्वाचन 1926 में हुआ था। दूसरा 1937 का जो निर्वाचन हुआ था, ये निर्वाचन 1937 में जो निर्वाचन हुए थे 1935 के अधिनियम के तहत हुए, लेकिन इसका विरोध हुआ था 1935 के अधिनियम का कुछ मामलों में, तो इसके कारण उसको फिर बाद में ड्रॉप करना पड़ा। और 1945 में जो चुनाव हुए थे वो चुनाव भी 1919 के अधिनियम के तहत ही हुए थे। 1926 और 1945 इसका आंसर सही है। 1 और 3 आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या आंसर होगा इसका? 1 और 3 आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? अभी बताया मैंने 1945 का। 1945 में चुनाव हुआ था लास्ट। 1900 जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत 1945 में किया गया था। 45 के बाद में जब देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद में तो भारत का संविधान जो 1952 में चुनाव हुए वो एक अलग कहानी है, वो भारतीय संविधान के अनुसार हुए। 1947 में कोई चुनाव नहीं हुए, जो चुनाव हुआ था 1945 में ही हुआ था। और उन्हीं 45 के चुनावों के आधार पे ही संविधान सभा का गठन हुआ था। वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में संविधान सभा के बारे में जब चर्चा करते हैं तो उसमें हम चर्चा बताते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश देने की शक्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? ये 1935 के अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया था। गवर्नर जनरल जो वायसराय होता था उसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्तियां होती थी। ये शक्तियां जो भारत के राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान में आर्टिकल 123 में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति के अंदर आती है, वो विधायी शक्ति जो प्रेरित है जहाँ से हमने ली है वो 1935 के अधिनियम से ली है। ये भारत का संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो 1935 के अधिनियम पर आधारित है, तो वहीं से हमने ये शक्ति भी प्राप्त करी है, 1935 के अधिनियम से ली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित हुआ? संवैधानिक निरंकुशता यानी संविधान का शासन। अब व्यक्ति का शासन नहीं चल रहा है, अब कोई औपनिवेशिक शासन नहीं चलेगा। संविधान यानी सबसे बड़ा संविधान जो बनाया गया 1935 के अधिनियम में बनाया गया। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित हुआ, लागू किया गया? संवैधानिक तंत्र के अनुसार देश का शासन चलाया जाएगा। संवैधानिक तंत्र की बात जो की जाती है 1945 में की जाएगी, 35 के अधिनियम में, यानी ये सबसे विस्तृत अधिनियम था, सबसे बड़ा था, जटिल अधिनियम था। इसी के अंदर संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था। एक बहुत रेयर फैक्ट है, एक अच्छा फैक्ट है, इसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। 1935 के अधिनियम की विशेषता नहीं है, ये बताना है।
इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बिल्कुल सही बात है, अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, हमको तो नहीं वाला ढूंढना, जो विशेषता नहीं है वही आंसर होगा। अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये भी बात सही है, प्रांतीय विधायिकाओं को अपशिष्ट विषय दिए गए थे, जबकि वर्तमान जो संविधान है भारत का उसमें अपशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इस पे थोड़ा सा हम विचार करते हैं, 2 मिनट रुकिए। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया और द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया कहाँ पर? केंद्र में। मैंने आपको बताया था कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई और केंद्र में जो है 1935 के अधिनियम में इसको द्वैध शासन स्थापित किया। 1919 के अधिनियम में मैंने आपको बताया था, जैसे भारत के शासन व्यवस्था है इसको 2 वर्गों में बांट दिया गया था, एक केंद्र और दूसरा प्रांत। ये 1919 के अधिनियम, और 1919 के अधिनियम में प्रांतों की शक्तियों को द्वैध शासन जो है यहाँ प्रांतों में लगाया गया था। अब यहाँ पर यानी यहाँ गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से शासन चलता था, और यहाँ पर जो है चुनी हुई सरकार यानी उत्तरदायी सरकार के माध्यम से चलता था। कुछ विषयों पर उत्तरदायी सरकार चलाती थी, कुछ पे गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से या कार्यकारिणी परिषद की मदद से शासन चलाता था। इसी को कहते हैं द्वैध शासन। तो ये द्वैध शासन 1935 के अधिनियम में यहाँ से तो समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे लागू कर दिया गया। यहाँ पर वायसराय का शासन और उत्तरदायी सरकार का शासन, और यहाँ पर जो है ये समाप्त करके सारी शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल वाली या गवर्नर वाली उसकी कार्यकारी परिषद वाली शक्तियाँ थी, वो शक्तियाँ किसको दे दी? उत्तरदायी सरकार को दे दी। यानी प्रांतों को पूरी तरह स्वायत्तता यहाँ पर दे दी गई, पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये पॉइंट सही है। अब पॉइंट पे बात करते हैं कि यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात शब्द कह रहा है, प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत। सूत्रपात का जो संकेत है वो 1919 के अधिनियम में आ गया था, ना कि 1935 के अधिनियम में आया। 1919 के अधिनियम में ही आ गया था, ना कि 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में तो प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई थी, ना कि सूत्रपात किया गया था। सूत्रपात तो यानी प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है वो 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन के माध्यम से कर दी गई थी। कुछ विषय जो है प्रांतों को उत्तरदायी सरकार को दे दिए गए थे। तो इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। यानी ये गलत वाला पूछ रहा है कि गलत वाला क्या है, इसमें गलत वाली चीज को यहाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ यानी अखिल ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की जो बात है, ये प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, 1940 में। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, यानी ए आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशेष शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को नहीं, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडलों को। ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में पूछा, इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी हमारा आ चुका है। तो 1935 में अपशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधानमंडलों को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, 25वां और आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 25 क्वेश्चन। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का ये एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल, मैंने कहा 2/3 हिस्सा लगभग इसी से प्राप्त हुआ है, हमने इसी को अपनाया, इसी में चेंज करके अपनाया है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिली, 47 के द्वारा मिली। तो ये बात गलत है। इसमें भारतीय विभाजन का उल्लेख है नहीं है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई नहीं, रियासतों को समाप्त नहीं किया गया। कहा गया था कि जो रियासतें इसमें शामिल होना चाहे वो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये भी बात गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका?
भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए इस एक्ट को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस आज हमने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चंस का लेवल भी आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन भी अच्छे हैं, फैक्चुअल भी हैं और गहराई से भी हैं। कुछ रेयर क्वेश्चन भी इसमें इक्के दुक्के हैं। इसमें यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी शामिल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी ओर से भी इसमें शामिल किए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि अदर पीसीएस में बहुत सारी एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी आगामी एग्जामों में भी किसी न किसी तरह से भाषा में चेंज करके या यूं की त्यों पूछे जाने की संभावना रहती है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूं। इन क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे से समझिएगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरा संविधान का जो विकास है, संवैधानिक विकास है 1773 से लेकर 1947 तक का, इसको पूरा एक बार इसकी थ्योरी को पढ़ें। पढ़ने के बाद में फिर अपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और इनके आंसर्स निकालने की कोशिश करें। कहीं दिक्कत आती है तो उसको समझें और मेरा जो व्याख्या मैं आपको बताइए उसको समझने की कोशिश करें। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो आप लोग किताब से इसको डिटेल में पढ़ें या फिर हमारी जो भी संवैधानिक विकास को लेके मेरी या जो भी दूसरे आपके टीचर जिनकी भी आप पढ़ते हैं, जहाँ से भी पढ़ते हैं, उनको एक बार दोबारा से सुनें, दोबारा से समझें और फिर उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इसको मैं भी प्रेषित कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल पे या जो यहाँ का चैनल है उस पर भी आप इसको डाल सकते हैं। इसको हम लोग समय रहते हुए इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।